ओके, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 अब ये याद रखना है कि अब हम लोग F1 के अंदर सारी की सारी चीजें जो पढ़ेंगे अभी, जो लाइक ये वाले चैप्टर जो होंगे, ये एक पूरा का पूरा लिंक है। चैप्टर 6 टू चैप्टर 10, ठीक है, चैप्टर 9 आप कह सकते हो। चैप्टर 6 टू चैप्टर 9 पूरा का पूरा लिंक चैप्टर है, और वो ये सारे इन्वायरमेंट के ऊपर है, इन्वायरमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सारा का सारा गवर्नमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट का, इकोनॉमी, ओवरऑल ये सारे चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। तो ये अब हम लोगों ने एक्सटर्नल चीजें देखनी है। इस सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस एंड लीगल फैक्टर। अब इसके अंदर ना जो हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा होगा पेस्टल, ठीक है। एक एनालिसिस है जिसका नाम है पेस्टल, ठीक है। पहले ये पेस्ट एनालिसिस था, बाद में इसके अंदर दो एलिमेंट्स और शामिल हुए थे, एल और ई। तो पेस्ट एनालिसिस ये आगे जाके आप एसबीएल में भी पढ़ोगे, डिटेल वाइज वहां पे भी आपने ये डिस्कस करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपकी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपकी बेस बनेगी, तो बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। सबसे पहले जैसे चैप्टर 6 के अंदर हम लोग एक्सटर्नल एनालिसिस, यानी कि वो बाहर की चीजें जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट कर सकती हैं वो देखेंगे। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर का कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक होता है? ऑब्वियसली ताल्लुक होता है, वो ये इफेक्ट करते हैं। आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लेना शुरू करो कि पॉलिटिक्स वो कैसे इफेक्ट करती है। किसी भी कंट्री के अंदर जब पॉलिटिक्स के अंदर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लाइक कि आप कौन पीएम बनेगा, कौन हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, सब चीजें उनके लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे धरने होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस काफी टाइम तक बंद भी रहते हैं। और दूसरी चीज, पॉलिटिक्स बेसिकली गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन। वो लॉज रूल्स रेगुलेशन जो न्यू होते हैं, ये बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं। बिजनेसेस के लिए नए लॉज जो होते हैं वो बिजनेसेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल एनालिसिस है, इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल लीगल फैक्टर जो होते हैं, ये किसी भी बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे वट एवर वो प्राइवेट बिजनेस है, वट एवर वो पब्लिक बिजनेस है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि इस एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले पेस्ट एनालिसिस इज आल्सो डिस्कस्ड इन द एसबीएल। मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बता दिया कि एसबीएल में आप ये जाके करोगे। इसके लिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा इसके अंदर क्या क्या वो बता रहा है, तो उस उसके लिए हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड एन ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू एग्जामिन इन्वायरमेंट दैट इट ऑपरेट्स। वो ये कह रहा है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फुली तौर पे समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है। लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अगर मैं यूके की बात करूं, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट हैं, हर चीज डिफरेंट है। तो हमें उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस को लेके चलना होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आप देखें, मैंने ऊपर आपको बताया कि एक एनालिसिस हम पढ़ेंगे, पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, जो कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, 6 चैप्टर के अंदर। देन पेस्ट एनालिसिस का दूसरा ई जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर, ज़ाहिर है इकोनॉमी अच्छी हो तो बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेसेस को लोन अच्छा मिलता है, सस्ते पे मिलता है, और बिजनेसेस और सक्सेसफुल होते हैं। सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर, सोसाइटी का, लोगों का इम्पैक्ट, या डेमोग्राफिक्स जगहों का इफेक्ट होता है। आप देखो, रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर डिफरेंस होता है। अगर आप किसी विलेज के अंदर अपनी शॉप ओपन करते हो, या फिर आप किसी सिटी के अंदर ओपन करते हो, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। डेमोग्राफिक भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं बिजनेसेस पे। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी देखेंगे, टी लास्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली अब हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस 2024 के अंदर हैं, उसके अंदर इतनी चीजें एडवांस हो गई हैं कि हम अपनी ओल्ड चीजों पे नहीं रह सकते, हम एडवांस चीजों पे रहेंगे। हमें अब न्यू न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू न्यू सिस्टम्स सीखने हैं, सो दैट के हम लोग ये चीज कर सकें, हम लोग देख सकें कि बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो ये पेस्ट एनालिसिस हमें पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। वी नीड टू एग्जामिन ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटर्स विच वी डू इन
चैप्टर 9, मैंने अभी आपको ऊपर पहले ही लिंक बताया कि चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 तक हमने ये सारे इंटरलिंक्ड चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि सारे के सारे आपस में लिंक होंगे। सबसे पहले यहाँ पे उसने ये बात भी की है, पेस्ट एनालिसिस को आपने याद कैसे करना है। आप पेस्ट एनालिसिस को याद कैसे करोगे। पेस्टल वेयर लीगल इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिकल, बाद में ये पेस्टल हो गया था और इसके अंदर एल और ई बाद में शामिल हुआ था, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो कह रहा है कि उसको आप याद कैसे कर सकते हो, स्टेप एनालिसिस। स्टेप एनालिसिस से फिर आप क्या करोगे, पेस्ट एनालिसिस रीऑर्डर करके। पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल आर इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, कभी कभी FBT के एग्जाम के अंदर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन भी दे देता है, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, इसमें जो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हो सकता है कि पेस्ट एनालिसिस के इन चारों में से आपको 3 ऑप्शंस और इसमें देगा, लाइक पॉलिटिकल दे दिया, इकोनॉमिक दे दिया, और सोशल दे दिया, टी से वो कोई और फैक्टर डाल देता है जो कि टेक्निकल नहीं है या टेक्नोलॉजिकल नहीं है, टी से वो टाइम दे सकता है, टेस्ट दे सकता है, कुछ भी और वर्ड यूज कर दिया तो वो कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेस्टल, जो पेस्टल से रिलेटेड नहीं होगा, तो रिलेटेड टू पेस्टल, तो हमने उस ऑप्शन को करना है। तो कभी कभी इस तरह की चीजें भी पेपर में आ जाती हैं, सो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे एक्यूरेट वर्ड के लिए भी मैंने बताया था। इलिस्ट्रेशन 1 है इंट्रोडक्शन टू पेस्टल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, अब वो इस इलिस्ट्रेशन में ना, इस एग्जाम्पल में हमें बता रहा है कि पेस्टल एनालिसिस किस तरह से इफेक्ट करता है, एक एग्जाम्पल देके। जैसे कि एक हॉलेज फॉर्म है, ये हॉलेज फॉर्म क्या होती है इसको पहले अंडरस्टैंड करना है। हॉलेज फॉर्म बेसिकली ये जो बड़े बड़े ट्रक्स या ये जो बड़े बड़े होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं, डिलीवरी के लिए यूज होती हैं, बड़े बड़े जैसे ट्रेले होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े हॉलेज फॉर्म्स वो होती हैं। अब उसके लिए वो कह रहा है कि पॉलिटिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा, सोशल फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा, वो एग्जाम्पल दे रहा है। सबसे पहले आप देखें पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिक्स कहाँ से आती है, पॉलिटिक्स आती है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट सारी होती है ना पॉलिटिक्स के अंदर। उसके लिए फ्यूल टैक्स, गवर्नमेंट नहीं आएगी तो फ्यूल टैक्स लगाएगी, वो इम्पैक्ट करेगी। अगर 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 आप देखो, जैसे अब पाकिस्तान के अंदर फ्यूल महंगा से महंगा होता जा रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या आता है, लोग, ये हॉलेज फर्म्स हैं, हॉलेज फर्म्स ने डिलीवरी करनी है। डिलीवरी अगर आपकी पहले कहीं पे, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है, 1 से 2 पे, तो पहले आपका पेट्रोल लेट से लगता था 5,000 का, अब टैक्स और बढ़ गया है, या फ्यूल चार्जेस प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, तो आपका 6,000 लग रहा है। इट मीन 1,000 से आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, 1,000 से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस पे फोकस करना है। फ्यूल टैक्स, गवर्नमेंट स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम लॉरीज। अब ये जो बड़ी गाड़ियां होती है ना, लॉरीज या ट्रेलर्स, इनकी वजह से पोल्यूशन बहुत होती है, लाइक इनकी इनकी वजह से रोड पे बहुत ज्यादा शोर भी होता है और पोल्यूशन भी होती है इनके फ्यूल से। तो अब गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेप ले लिया लॉरी से पोल्यूशन खत्म करने का, या कुछ इस तरह का स्टेप ले लिया, तो उसका भी इफेक्ट आएगा इस हॉलेज फॉर्म पे। गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से इनको भी सफर करना पड़ेगा। जैसे ना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर जो सिटीज हैं उसमें रूल क्या है कि ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं ना, बड़ी बड़ी बड़े जो ट्रक्स हैं, ट्रेलर्स हैं, इनका टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ रोड पे होते हैं, या इवनिंग में या नाइट में होते हैं, मतलब बीच के टाइम में इनको रोड पे आने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि दिन को रोड पे लोग जॉब्स पे जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, तो बड़ी गाड़ियों को की वजह से एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा होता है, तो इनको ट्रैफिक पे रश क्रिएट करने की वजह से सिर्फ या तो बहुत ज्यादा अर्ली अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में, नाइट में अलाउ होता है। हाँ, पूरा दिन वो डिलीवरी नहीं कर सकते, उनका 2 टाइम है, तो गवर्नमेंट की वजह से इफेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं। कंजेशन चार्जेस इन सिटीज, कंजेशन चार्जेस होते हैं, आपको पता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करने के लिए टूल प्लाजा, टूल सॉरी होते हैं, टूल प्लाजा, जहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ता है, गवर्नमेंट ने वो टैक्स भी रखे हुए होते हैं, वो भी देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट ने ये जो जितने भी रूल बनाए उससे इफेक्ट होगा।
अगर न्यू रोड बिल्ड करनी है, अगर आपने अच्छी रोड बना ली है तो इनको फायदा होगा, ये लोग जल्दी पहुंच के अपनी डिलीवरी जल्दी कर सकते हैं। अगर रोड का नया प्लान कोई बन रहा है तो गवर्नमेंट ही वो बनाएगी। रोड ब्लॉक ड्यू टू स्ट्राइक, मैंने पहले बताया गवर्नमेंट की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं कि फलां गवर्नमेंट आनी चाहिए, फलां गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो उसकी वजह से, स्ट्राइक की वजह से ये अफेक्ट होंगी। तो पॉलिटिक्स इस तरह से इफेक्ट करती है। देन इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमी क्या होती है? ओवरऑल हमारी कंट्री की स्टडी ऑफ वेल्थ या अर्निंग, हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे, कैसे, कहाँ, कौन से रिसोर्सेज से पैसा कमाया जा सकता है और उसको स्पेंड कैसे किया जाता है। इकोनॉमी पूरा का पूरा हमारा पैसे का सिस्टम ओवरऑल। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी भी डिपेंड करती है। जैसे अगर डाउन टर्न होगा तो उसके अंदर लेस ट्रेड होगी। डाउन टर्न का आप देखो, बिजनेस की ना स्टेजेस होती हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता 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 आप जाता है, पीक पे होता है, इसी तरह आगे रिसेशन में कभी जाता है। तो इकोनॉमी की भी ऐसी टाइप्स होती हैं। इकोनॉमी के अंदर अगर डाउन टर्न चल रहा है, यानी कि डाउन टर्न चल रहा है, ट्रेड लेस होगी, लोग ले ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि बिजनेसेस ऑलरेडी किस में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। तो इकोनॉमी इनकी भी ट्रेडिंग लेस होगी। जाहिर है कोई डिलीवरी के लिए गाड़ी मंगवाता ही नहीं है। फ्यूल मेजर कॉस्ट है। प्राइस अगर इकोनॉमी, इकोनॉमी कौन हैंडल कर रहा होता है? इकोनॉमी किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट के अंडर। इकोनॉमी की टाइप्स होती है, आगे जाके हम देखेंगे। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो जो होती है वो इंडिविजुअल की स्टडी होती है, इंडिविजुअल फॉर्म्स वगैरह। मैक्रो ओवरऑल होल कंट्री की जो होती है, गवर्नमेंट लेवल पे। तो गवर्नमेंट लेवल पे अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो तब भी इन बिजनेसेस को इफेक्ट होगा। फिर बड़ी जो ये बड़ी जो हॉलर्स वगैरह है, मतलब जो बड़ी ये फर्म्स हैं ट्रक्स वगैरह की, इनके पास खुद कभी कभी इतना पैसा नहीं होता कि ये ट्रक बाय कर सके। आप खुद सोचो कि ट्रक, एक नॉर्मल गाड़ी की कॉस्ट कितनी ज्यादा होती है, तो बड़े जो ट्रक्स होते हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनकी कॉस्ट और ज्यादा होती है। तो इनको कभी कभी क्या करना पड़ता है, बैंक से लोन लेके गाड़ी लेनी पड़ती है। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा वापस पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट किसके हाथ में? गवर्नमेंट के, इकोनॉमी के अंदर। तो इंटरेस्ट रेट अगर हाई होंगे तो इनको तब भी इफेक्ट होगा। तो ये इकोनॉमी है कि इस तरह से इकोनॉमी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। फिर सोशल, हमने पेस्ट का बात की थी, तो सोशल, सोशल ओवरऑल सोसाइटी की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। अब ये जो बड़ी फॉर्म्स हैं, हॉलेज फॉर्म्स की हम बात करें, हम एग्जांपल उसी की लेके चल रहे हैं, ट्रक्स और ये जो बड़े लॉरीज वगैरह हैं। Predicted car numbers and usage would affect likelihood the traffic jam and hence journey times. अब अगर इनकी रोड के ऊपर बहुत ज्यादा होगी, इन लॉरीज को अलाउ कर दिया जाए तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होगी, रश बनेगा, लोगों का टाइम जाया होगा। तो मैंने पहले बताया कि ये इफेक्ट होती हैं। अब सोशल सोसाइटी भी इनसे इफेक्ट होती है। पब्लिक का कंसर्न होता है कि सेफ्टी उनको मिलेगी। बड़ी लॉरीज लॉरीज जो होती हैं, इनके रूट्स, इनका स्पीड रिडक्शन, हर एक चीज लिमिट लगाई जाए। अक्सर रोड पे हम देखते हैं ना, बोर्ड लगा हुआ होता है कि स्पीड लिमिट इतनी रखनी है। तो वो स्पीड लिमिट लाइक 70 है या 80 है बड़ी गाड़ियों के लिए। तो वो क्यों इतनी इस तरह से रखते हैं? क्योंकि बड़ी गाड़ियों की ब्रेक जो होती है, या बड़ी गाड़ियां रुकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, कोई इस तरह का मिसहैप ना हो जाए। तो ये रूल किसने बनाया? भाई गवर्नमेंट ने रूल बनाया। तो सोशल सोसाइटी का कंसर्न ये है कि हम इन लॉरीज या इन गाड़ियों से हमें इफेक्ट ना हो, तो उनकी वजह से इन इस फर्म को भी सफर करना पड़ता है। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का गाड़ियों से क्या ताल्लुक है? टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल गाड़ियों के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम लग गए। अगर गाड़ी आपने बैंक से लोन पे ली हुई है और आपका लोन अभी क्लियर नहीं है, तो जब तक आप वो लोन क्लियर नहीं करते, तो वो जो लिमिट सेट की गई है कि इस लिमिट तक गाड़ी आप चला सकते हो, यानी कि ये एरियाज आपके स्पेसिफिक है, उन एरिया से बाहर नहीं लेके जा सकते। अक्सर जैसे कुछ लोग गाड़ी बैंक से लेते हैं और वो कहीं दूर जा रहे हो तो गाड़ी वहां जाके बंद हो जाती है कुछ स्पेसिफिक एरियाज। तो ये टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है। ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए होते हैं, एंटी थेफ्ट डिवाइसेस के, कोई उस गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता। कोई चोरी करता है तो आपकी गाड़ी ट्रैक हो जाती है, अभी अंदर ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए होते हैं। रूट प्लानिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो पहले क्या होता था, पहले गाड़ियां इसी तरह लोग चलाते थे, जो मैनुअल गाड़ियां होती थी, और बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी रास्ते ढूंढना। अब क्या होता है, गाड़ी के अंदर स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, नेट होता है, आप रूट्स गूगल के थ्रू या डिफरेंट जो एप्स हैं, मैप्स के थ्रू आप ढूंढते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। तो टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस को अफेक्ट किया है, आसानी हुई है।
टायर टेक्नोलॉजी की अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। पहले जो सफर ज्यादा टाइम लेता था, अब टायर टेक्नोलॉजी की वजह से कम टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें बिजनेसेस के लिए अफेक्ट करती हैं। कंपिटिटिव कंपिटिटिव कंपेटिटर्स, राइवलरी, यानी कि राइवलरी किसको कहते हैं? राइवलरी का वर्ड मीनिंग दुश्मनी है, बट हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में किस तरह कहेंगे? फ्रॉम अदर राइवल, यानी कि हमारे कंपेटिटर। यानी कि ए फॉर्म भी हॉलर्स फॉर्म है, बी फॉर्म भी हॉलर फॉर्म है, तो आप एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। एक की कोशिश होगी मैं इससे आगे निकलूं, दूसरे की कोशिश होगी मैं इससे आगे निकलूं। थ्रेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, ये कंपटीशन है। सब्स्टिट्यूट यानी कि एक की जगह दूसरे का साथ और आ जाना। यानी कि सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि आप हॉलेज की जगह रेल, जैसे टी की जगह कॉफी सब्स्टिट्यूट है। एक ही चीज की जगह दूसरी चीज कोई आ जाती है, उसी के मुतबादिल कोक की जगह पेप्सी आ जाती है। तो ये क्या है कि अगर लोग पहले हॉलेज के थ्रू लेते थे, डिलीवरी कराते थे, अब क्या हो गया कि वो शायद कॉस्ट की वजह से रेल के थ्रू कराना शुरू हो गए, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होगा। ये भी बिजनेसेस को कंपेटिटर इफेक्ट करते हैं। न्यू फॉर्म्स इंटर होती है मार्केट के अंदर। न्यू फॉर्म, अब मेरा बिजनेस है, कोई नई फॉर्म आती है मेरे ही बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि मेरी जैसी ही प्रोडक्ट लेके, तो मुझे डर होगा कि ये ना हो कि ये अच्छी प्रोडक्ट दे दें तो उससे मुझे लॉस हो जाए। अब पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिटिकल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना जरूरी है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ से आता है? गवर्नमेंट से। यानी कि बहुत सारे लोग ग्रुप बना के, जो बड़े सेम इंटरेस्ट के होते हैं, बड़े ऑफिशियल होते हैं, एक लॉबी बनती है, वो पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जैसे इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप मिलते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लॉबीज बनती हैं, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। जैसे किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके अंदर बड़ी बड़ी जो पैसों वाली इंस्टीट्यूशंस होती हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक दूसरे के साथ पार्टीज बनती हैं, तो वो सारा एक पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। उनका आपस में रिलेशनशिप होता है और वो रूल्स नॉर्म्स सेट करते हैं, बनाते हैं, जिसके अंदर सबने चलना होता है। लॉ इलेक्ट करते हैं, जैसे मतलब लॉज बनाते हैं। तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं पॉलिटिकल। अब ये याद रखना है, इससे इससे भी पेपर में कोई एमसीक्यू आ सकता है। लेवल्स जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि स्ट्रेटेजिकल लेवल होता है, टेक्टिकल लेवल होता है, ऑपरेशनल। इस पॉलिटिकल सिस्टम के भी तीन लेवल होते हैं। तीन क्या? एक सुप्रा नेशनल, जिसको आप कह सकते हो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। फिर नेशनल लेवल, अपने ही कंट्री तक। फिर रीजनल लेवल, यानी कि रीजन्स तक। ठीक है। आप देखो ना, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री, हम लोग पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। अब पाकिस्तान बाकी कंट्री से भी ट्रेडिंग भी करता होगा, पाकिस्तान बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट भी करता है, पाकिस्तान बाकी कंट्रीज से लोन भी लेता है, जैसे आईएमएफ से कर्जा हम लोग लेते हैं, या और लोगों को हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन इंपोर्ट्स के लिए, जो बाहर के मुल्कों के लिए, जैसे लाइक यूके है, चाइना है, अच्छा, यूके आप कर लो, चाइना कर लो, जर्मनी कर लो, जापान कर लो, या कोई भी आप रेस्ट ऑफ कोई भी कंट्रीज एग्जांपल ले सकते हो। अब इनके साथ हमारी ट्रेडिंग होती होगी, इनके साथ हम लोग इंपोर्ट्स यहाँ से करते होंगे। इनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अलग रूल बनाए हुए होंगे। वो रूल जो बाहर कंट्रीज में चलेंगे सब लोगों के लिए मिलके इंटरनेशनली, वो होते हैं सुप्रा नेशनल लेवल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पूरे मुल्क के लिए भी कुछ रूल बनाए हुए होंगे, वो हो जाएंगे नेशनल लेवल पे। फिर रीजन, रीजन ये तो पूरे मुल्क के लिए ना, पूरे मुल्क में आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जितने भी रीजन आते हैं, सबके लिए। लेकिन फिर रीजनल लेवल पे, जैसे आप देखो रीजनल लेवल पे हुकूमत अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे? केपीके के अपने केपीके का अपना वजीर आजम होगा, कराची का अपना, सिंध का अपना वजीर आजम होगा, अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट का अपना। ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों? उसके अंदर रीजनल भी गवर्नमेंट बनी हुई होती है लोकल लेवल पे। तो ये सिस्टम होता है पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि कंट्रीज के लिए रूल्स लॉज रेगुलेशंस बनाता है। अब जैसे यहाँ पे उसने बताया कि ग्लोबल, पहले इंटरनेशनल यानी कि सुप्रा नेशनल, ग्लोबल है जिसके अंदर WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियंस हैं, फिर उसके बाद नेशनल, उसके बाद लोकल।
नेशनल मैंने कहा गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि पूरा का पूरा कंट्री। इधर 8 10 12 कंट्रीज आपस में जो लेजिस्लेशन फॉलो कर रहे हैं। इधर लोकल, यानी कि सिर्फ केपीके के अंदर जितने भी लोकल गवर्नमेंट, केपीके के अंदर जितने भी लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या है, या पेशावर के अंदर जितना भी लोग फॉलो कर रहे होंगे। सुप्रा नेशनल, जैसे यूएन रेजोल्यूशन है, यूनियन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन वगैरह हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस हैं जो ओवरऑल कोर्ट के बनी हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे। यूरोपियन पार्लियामेंट है जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के लिए सारी की सारी डिस्कशन होती है। यूरोपियन कोर्ट्स हैं जहाँ पे कोई भी अगर इशू आता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए ट्रेडिंग का या कुछ भी, तो कोर्ट्स में आप कर सकते हो केसेस वगैरह या कुछ भी वहां पे कर सकते हो। उसके बाद नेशनल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि पार्लियामेंट का डिसीजन अभी नहीं आया, पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी। वो पूरे कंट्री के लिए बेसिकली पार्लियामेंट डिसाइड करना होता है, यानी कि जो सदारती हुकूमत होती है। सीनियर कोर्ट्स उसके लिए होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह होती है यूके की, यूएस की, जो ओवरऑल बड़ी कोर्ट होती है पूरे मुल्क की, मुल्क के लिए बड़े डिसीजंस लेती है। मेजर कोर्ट्स इसके अंदर आती हैं, केस और लॉज वगैरह जो बनते हैं। ये आप लोग F4 में भी जाके देखोगे कौन कौन सी कोर्ट्स किस किस लेवल पे क्या क्या डिसाइड करती हैं। उसके बाद रीजनल लेवल की बात कर रहे थे, तो रीजनल लेवल हमारा क्या है, रीजनल लेवल, रीजनल फेडरल गवर्नमेंट, जैसे सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट होगी या किसी स्पेसिफिक कंट्री की फेडरल गवर्नमेंट होगी। तो रीजनल वो होती है जो एक स्पेसिफिक रीजन को कवर करती है। जैसे वो कह रहा है कि वाशले सॉरी वेल्श असेंबली इन द यूके, एक वेल्श असेंबली है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए, स्पेसिफिकली यूएसए के लिए जो गवर्नमेंट है स्टेट, उसको हम कहेंगे रीजनल। लोकल काउंसिल्स होती हैं, बाय लॉज होते हैं, मतलब इनके आपस में डिफरेंट लाइक आपस में बाय लॉज होते हैं, एक लॉ दूसरे कंट्री दूसरी स्टेट में भी यूज हो सकता है, स्टेट्स जैसे होती है, नॉट कंट्रीज। हाउ कैन गवर्नमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को। पहले मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में है, वो प्राइसेस बढ़ा सकती है चीजों की, अच्छा वो रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू चेंज कर सकती है, जैसे टैक्स लॉज ने आ जाते हैं रूल्स, तो वो इफेक्ट कर सकती है। वो कह रहा है कि टू मेजर वेज हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, पहले गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जो अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे अफेक्ट करेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट अब बहुत सारी चीजें लेके आएगी, वो तो हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे। अब जैसे इसने एक एग्जांपल दी है कि पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है, हाउसिंग को कैसे हाउसिंग में इफेक्ट करती है, क्राइम में इफेक्ट करती है, एजुकेशन में इफेक्ट करती है। ये सारी चीजें किसके थ्रू आती हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट बनाती है। कैसे हाउसिंग, अगर गवर्नमेंट न्यू हाउसिंग स्कीम्स लेके आएगी तो बिजनेसेस को नई नई शॉप्स का मौका मिलेगा, यानी कि नई शॉप्स लेने का, नई इंडस्ट्रीज लगाने का, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज खोलने का, शॉप्स ओपन करने का। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज गवर्नमेंट ओपन करती है, अगर ऐलान करती है न्यू हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज वो बिल्ड करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो लोगों को बिजनेसेस का करने का मौका मिलेगा, लोग उसको उसके अंदर शॉप्स लेके काम कर सकते हैं, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्राइम, क्राइम के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसके लिए ये उसके लिए पनिशमेंट है, ये फाइन है। रोड पे अगर कोई विदाउट लाइसेंस आ रहा है तो ये फाइन है, ये फाइन है। ये सारी चीजें किसकी हैं, क्राइम के लिए भी जाहिर है क्राइम पॉलिसी भी बनी हुई है। इसी तरह बिजनेसेस के लिए भी रूल्स हैं कि अगर आप इलीगल बिजनेस करोगे, कोई स्मगलिंग कर रहे हो या कुछ भी, तो उसके लिए भी लॉज हैं। तो ये कौन बनाता है, ये गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इफेक्ट करती है बिजनेस को। एजुकेशन, एजुकेशन भी इफेक्ट करती है। अगर एजुकेशन गवर्नमेंट, जिस कंट्री की गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए पॉजिटिव स्टेप लेगी, उस कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयज अच्छे मिलेंगे, मतलब पढ़े लिखे एम्प्लॉयज मिलेंगे, वहां पे लेबर तबका अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, स्किलफुल होगा, तो ये भी गवर्नमेंट इफेक्ट कर सकती है। डिफेंस, डिफेंस हर पर्सन का हक होता है डिफेंस, लाइक उनके लिए जैसे
आर्मी का करना, मिलिट्री का करना, आर्म फोर्स का करना, पुलिस का करना, ये गवर्नमेंट ही बनाती है ना, ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, ताकि लोगों को डर रहे कि कोई ना कोई ऊपर मॉनिटर करने वाला है, देखने वाला है। तो डिफेंस पॉलिसी बनाना, उसके लिए इकदामात लेना मिलिट्री, ताकि लोगों को कोई इशू ना हो, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए भी गवर्नमेंट जैसे पाबंदियां लगाती है, फाइन लगाती है, कोटा, जैसे ये जो ड्रग्स के लिए, ड्रग्स के अगेंस्ट या बाकी चीजों के अगेंस्ट होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल इक्विपमेंट हर चीज के लिए। तो ये सारी चीजें भी हमने देखनी होती हैं, कि गवर्नमेंट इफेक्ट करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट अगर इजाजत देती है तो खुलते हैं, तो उससे भी कंट्री को भी फायदा होता है और लोगों को भी फायदा होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। एनर्जी क्या है, एनर्जी पावर, पावर के लिए गवर्नमेंट अगर न्यूक्लियर लगाने देती है प्लांट्स, या एनर्जी सोर्सेज के लिए अच्छा बनाती है कोई चीज, जैसे डैम्स वगैरह हो गए, तो ये भी बिजनेसेस के लिए इफेक्ट करेगा कि पावर, जहां जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होता वहां पे लोग बिजनेसेस इजीली कर सकते हैं, उनका जो काम होता है वो रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता, हर एक चीज सक्सेसफुल चलती है। तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट अफेक्ट करती है बिजनेसेस को। उसके बाद इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट के लिए भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, जैसे ग्रीन हाउसेस बनाना, इमिशंस, गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो लोग बाहर कचरा वगैरह नहीं फेंकेंगे, या फिर गवर्नमेंट स्टेप लेगी तो लोग क्या करेंगे, ये जो गैसेस वगैरह हैं, फालतू मादे हैं, इनको, इनके ऊपर भी प्रॉपर केयर करेगी। टाउन प्लानिंग के अंदर भी गवर्नमेंट अगर न्यू रोड्स बनाएगी, न्यू बिल्डिंग्स बनाएगी, तो भी बिजनेसेस को फायदा होगा। ज्यादा लोग बड़े लेवल पे बिजनेसेस कर सकेंगे, नई लोकेशंस के ऊपर रोड्स बनेगी तो वहां वहां और फ्रोग मिलेगा बिजनेसेस को। तो बिजनेस लोग प्लान कर पाएंगे, न्यू हाउसेस, न्यू शॉप्स बिल्ड करेंगे करने पे, तो टाउन प्लानिंग पे भी गवर्नमेंट का इफेक्ट होता है। डोमेस्टिक डोमेस्टिक है अपने नेशन लेवल पे, ठीक है, नेशन लेवल पे इफेक्ट करना, तो नेशन गवर्नमेंट कुछ भी करके नेशन लेवल की जो ग्रांट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकती है, न्यू एम्प्लॉयर्स, हाई एम्प्लॉयमेंट, ये तो गवर्नमेंट का ही काम होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए नए नए मौके पैदा करना, नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, ये गवर्नमेंट चाहे तो स्टेप ले सकती है, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई भी नया कंस्ट्रक्शन प्लान लेके आती है, जैसे रोड बिल्ड करने का प्लान लेके आती है, तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। देन फॉरेन फॉरेन के लिए भी प्रोटेक्शनिज्म होती है, ताकि लोग ज्यादा ट्रेड बाहर कंट्रीज के साथ ना करें, या करते भी हैं तो प्रोटेक्शन हो, अपने मुल्क के लोगों की चीज, अपने मुल्क की जो ट्रेडिंग है उसको भी ज्यादा फ्लो मिले। इंपोर्ट पे देखना है कि कौन सी वाली चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेड अदर कंट्रीज के साथ, उनके साथ क्या रिलेशन है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट ही देख रही होती है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो देखा जाए तो बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट का इफेक्ट होता है, वो चाहे किसी भी वे में हो, एजुकेशन के वे में हो, क्राइम के वे में हो, हर एक वे में हो। जैसे बिजनेसेस के लिए ना, अगर आप देखो तो ला बिजनेसेस के लिए भी जैसे सेफ्टी लॉज बने हुए हैं, अगर वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर बनाता है और एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो उस कंपनी के अंदर, लाइक अगर सेफ्टी लॉज नहीं बने हुए और उस कंट्री के अंदर किसी की डेथ हो जाती है उस कंपनी के अंदर, तो गवर्नमेंट बहुत एक्शन ले सकती है। द अदर वे दैट गवर्नमेंट कैन अफेक्ट इज डायरेक्ट लेजिस्लेशन, ये तो सीधा सीधा लॉज से अफेक्ट कर सकती है। एक तो पॉलिसी बना के, एजुकेशन की पॉलिसी, रोड्स की पॉलिसी, क्राइम की पॉलिसी, हर तरह से अफेक्ट करती है। दूसरा वो कह रहा है सीधा सीधा लेजिस्लेशन है। Organization must comply with appropriate legislation. Failure to do so could result in fine. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस कंपनी के अंदर, एक मिनट,
तो जिस कंट्री के अंदर रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं और रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो नहीं करती, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि जैसे कोविड 19 आया था, तो कोविड 19 में बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारे क्या, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही ऐसा था कि सारी कंपनी, सारे बिजनेसेस वर्क फ्रॉम होम करते थे। बट अगर कुछ लोग विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस या विदाउट सेफ्टी निकलते थे, अपनी कंपनीज ओपन करते थे, तो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और बंद हो गई थी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये गवर्नमेंट के लॉज है, गवर्नमेंट के लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपको फाइन देना पड़ता है या फिर आपको क्लोजर देना पड़ता है। क्या, किस चीज की वजह से आपने ऐसा किया, ओपन किया, बैड पब्लिसिटी होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कस्टमर्स लॉस्ट हो जाते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, इसी तरह ही करते हैं, तो बैड पब्लिसिटी होती है। हाउएवर देर आर नंबर ऑफ पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन, बहुत सारे लेजिस्लेशन होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये रूल होता है कि आप अपनी फूड इंडस्ट्री के लिए फूड लेबलिंग करेंगे, क्या क्या चीजें आपने उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज किए हैं, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि हार्मफुल है वैसा ना यूज किया हुआ हो। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ही बनाती है। नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन दैट अप्लाई टू द मोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट अप्लाई होते हैं। जैसा टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वन को देख के फिर देखते हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, अच्छा कंज्यूमर्स लॉ है, फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ है, वो हम सारी चीजें देखेंगे। टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीनियर कोर्ट्स आर द सोर्स ऑफ सुप्रानेशनल, सीनियर कोर्ट्स क्या सुप्रानेशनल का सोर्स हैं, सुप्रानेशनल अथॉरिटी जो कि ग्लोबल थी। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी कैन बोथ बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात यह है कि हम अभी ऊपर चल के, अभी हमने ये चीज पढ़ी है, यहाँ पे देखें, सीनियर कोर्ट्स का जो ग्लोबल सिस्टम के अंदर है, वहां पे सीनियर कोर्ट्स का नाम हमने कहीं देखा है। तो कभी कभी ऑप्शन सीधा सीधा एग्जामिनर मांग रहा होता है, सीनियर कोर्ट्स किसका, किसके अंदर है, नेशनल के अंदर। तो उसने हमसे क्या पूछा है, सुप्रा नेशनल, तो सुप्रा नेशनल तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। देन उसने कहा है कि लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी कैन बोथ बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेशन हो या पॉलिसी, दोनों तरीकों से अफेक्ट किया जा सकता है, दैट इज ट्रू। दोनों से गवर्नमेंट अफेक्ट कर सकती है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली टू। उसके बाद सबसे पहले लॉज जो उसने हमें बताए, तो सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि किसी भी पर्सन का डाटा वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी हालत में पड़ा हुआ है, उसको मिस यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखो, आप एसीसीए में एडमिशन लेते हो, एसीसीए वाले आपसे आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका नाम, फादर नेम, आईडी कार्ड, हर एक चीज लेते हैं। बट वो किस चीज के लिए लेते हैं, वो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेते हैं, ना नथिंग एल्स, वो और किसी चीज के लिए नहीं लेते। और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डाटा को सेफ रखें, वो डाटा कहीं और पे यूज ना हो। तो डाटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन, सेफ्टी। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होगा, सेफ्टी। हर इंडिविजुअल का ये राइट है कि उसका जो डाटा जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए यूज हो। अदर पर्पस के लिए अगर यूज करना है तो आप उससे परमिशन लो। तो डेटा प्रोटेक्शन इज कंसर्न प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके डाटा को मिस यूज ना करे, जिस पर्पस के लिए लिया गया है उसी पर्पस के लिए लिया जाए और यूज भी किया जाए। पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट अ living individual, including expression of opinion about the individual. For example, telephone, credit card, personal number, number of person, account data, नंबर, ये सारी चीजें जो लेते हो ना आप, ये पर्सनल डाटा होता है। मतलब मेरी, अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, सारी चीजें, मेरा, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट, या मैं कहाँ पे रहती हूँ, वट एवर, जो सारा डाटा मुझसे रिलेटेड है, दैट मीन्स पर्सनल डाटा। और ये पर्सनल डाटा मिस यूज करने का किसी का राइट नहीं होता। Everyone is responsible for using personal data has to follow the strict rule called data protection principle। मतलब ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा ले रही है,
उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा को प्रोटेक्ट करे, वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करे। वो क्या क्या रूल हैं, ये रूल किसने दिए हैं, ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से इशू हुए हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने दिए हैं। जीडीपीआर, जीडीपीआर क्या है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूज्ड फेयरली, लॉफुली एंड ट्रांसपेरेंटली। फेयरली, जिस मकसद के लिए लिया गया हो उसी मकसद में फेयरली यूज हो। लॉफुली, जैसे लॉ ने बताया है वैसे ही यूज किया जाए। ट्रांसपेरेंटली, आपके नॉलेज में हो वो डाटा किस तरह यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, आपके सामने सब चीजें हों। लाइक आपके सामने नहीं होती तब भी आपको पता हो हर एक चीज का। यूज फॉर स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिट पर्पसेस, वो पर्पसेस जो डिफाइंड पर्पसेस हैं, वो पर्पसेस जिनके लिए डाटा लिया गया है स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए यूज हो। यूज इन अ वे दैट इज एडिक्वेट, प्रॉपर वे हो, रेलिवेंट हो, लिमिटेड हो, सिर्फ उतना ही लिमिटेड हो जितना नेसेसरी है। अब आप एसीसीए में एडमिशन लेते हो, क्या एसीसीए वाले आपसे पूछते हैं आपके दादा अबू का क्या आईडी कार्ड नंबर है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके फलां बंदे का क्या, फलां बंदे की पिक्चर, ये ऐसी कोई चीज नहीं पूछते ना। लिमिटेड डाटा सिर्फ लेते हैं, जितनी लिमिटेड नेसेसरी होती है उतना ही लेते हैं, ज्यादा तो नहीं लेते। एक्यूरेट, वेयर नेसेसरी, जहाँ पे जरूरत हो। कीप अप टू डेट, हाँ अगर कोई डाटा ऐसा है आपको लगता है पुराना है, 2 साल हो गए, अब उसको अपडेट होना चाहिए तो वो अपडेट करना चाहिए आपको, उसको जरूरत रखनी है आपने अपडेट करने की। कीप फॉर नो लॉन्गर देन इज नो नेसेसरी। अब केप्ट फॉर नो लॉन्गर, अगर उस डाटा की आपको जरूरत नहीं रही है तो उसको रिमूव कर दो, उसको डिलीट कर दो, क्या जरूरत है रखने की। अगर आपका काम खत्म हो गया है, जिस पर्पज के लिए आपने लिया था वो कंप्लीट हो गया, तो नो नीड कि आप उस डाटा को सालों तक कीप करके रखो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। उसके बाद वो कह रहा है हैंडल इन अ वे दैट इंश्योर अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी। आप उस डाटा को इस तरह से हैंडल कर रहे हो कि एक अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी के थ्रू, प्रोटेक्शन के थ्रू, ना कि कोई अनलॉफुल अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके पास हो जिसके अंदर डाटा लॉस हो सके, डाटा किसी का डैमेज हो सके। नहीं, आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से डाटा को सिक्योर वे में यूज करना है। डाटा यूजर, डाटा यूजर कौन सा है, जो डाटा को यूज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस डाटा की सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का, के उस डाटा को। अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस कौन से होते हैं, जिन लोगों का कोई काम नहीं है। अब लेट से अगर मैंने, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उन स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप नंबर लिया है, अपना उनका नंबर लेके ग्रुप बनाया है, तो मेरा कोई काम नहीं बनता कि मैं उस पूरे के पूरे ग्रुप की एक्सेस किसी और को दूं, अनरिलेटेड पर्सन को दूं, किसी शॉप वाले को दूं। तो ये क्या है, अनरिलेटेड अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिनका कोई काम नहीं है। और अगर डाटा आपका जाया आपसे हो जाता है, या मेरा फोन चोरी हो जाता है, वहां से कोई निकाल लेता है, तो मेरे पास डिस्क्लोजर होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए कि मैं, मेरा ये डाटा कैसे, किस तरह से पहुंचा है। पर्सनल डाटा, पर्सनल जो भी ऊपर बात हुई, वो ट्रांसफर अगर किसी दूसरे कंट्री में किया जाता है, यूके के अकॉर्डिंग वो कह रहा है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, मतलब जो कि आउटसाइड द यूरोपियन कंट्री है, उसके अगेंस्ट कहीं और जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपको डाटा सब्जेक्ट, डाटा सब्जेक्ट कौन होता है, जिस पर्सन का डाटा होता है, ठीक है, पर्सन जिसका डाटा आपने लिया हुआ, उससे आपने कंसेंट लेनी है, उससे आपने पूछना है, इंश्योर करना है कि वो इजाजत दे रहा है या नहीं, तब आपने डाटा ट्रांसफर करना है। अदरवाइज डाटा ट्रांसफर करने की आपको इजाजत नहीं है। उसके बाद 2018 के एक्ट के अंदर वो कह रहा है कि कुछ इनकॉर्पोरेट बताए गए हैं क्या क्या, कि डाटा को क्या क्या, कौन कौन सा डाटा नहीं लेना चाहिए, तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 6, और चैप्टर 6 के अंदर हम लोग डाटा प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं। डाटा प्रोटेक्शन, क्योंकि ये चैप्टर पॉलिटिकल और जो लीगल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड है, और उसका हम लोग लिंक देख रहे हैं कि उसका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या इफेक्ट आता है। तो उसके अंदर हम लोग लीगली बेसिकली देख रहे थे कि कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, तो लॉज के लिहाज से एक हम लोग लॉ पढ़ रहे थे, डाटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्या होता है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की कि जो डाटा होता है, जिस बंदे का डाटा होता है, उसका डाटा आप कहीं भी अननेसेसरली यूज नहीं कर सकते। आप उसको
अनफेयरली यूज नहीं कर सकते। किसी का जो पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल डाटा किसी का आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, किसी का नाम, किसी का रिलीजन या कोई भी चीज हो सकती है, वो आप जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो आप किसी और को नहीं दे सकते। जैसे कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जीडीपीआर ने 2018 के अंदर लॉ बनाया था जिसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन रूल्स बने थे कि कौन कौन से रूल्स होंगे। अब वो ये चीज बता रहा है आगे के दिस इज स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमने किसी को शेयर नहीं करनी होती। लाइक किसी का रिलीजन है, किसी का रिलीजियस बिलीव्स हैं, किसी का एथनिक बैकग्राउंड है, किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है। जैसे अक्सर नॉर्मली होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आप अपने रिलीजियस बिलीव शेयर नहीं करते। जैसे कोई फेसबुक पे के ऊपर या कहीं किसी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट करता है तो उसके उसको ये चीज बोली जाती है कि आपको कोई थ्रेट हो सकती है, आप इस तरह से ना करें। पॉलिटिकल ओपिनियंस शेयर करते हुए भी इशू आता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप एक पार्टी के बारे में गलत बोलते हो तो वो पार्टी आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकती है एजेंसीज के थ्रू। जैसे बहुत सारे लोगों को पार्टीज क्या करती हैं, किडनैप करके, तो उनको ये चीज कि आपने हमारे खिलाफ ये बात कैसे बोली है। तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी होती। जेनेटिक हो गया, किसी की जाहिर है जेनेटिक हेल्थ या कोई भी चीज हो गया, सेक्स लाइफ ओरिएंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं, कि कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर है, कुछ भी है, तो ये वाली चीजें शेयर नहीं करनी होती। मतलब ये वाली चीजें आपने सेफ सिक्योर रखनी होती है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है और इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना होता विदाउट कंसेंट ऑफ द डाटा सब्जेक्ट। और डाटा सब्जेक्ट कौन होता है? डाटा सब्जेक्ट वो पर्सन जिसका डाटा आप यूज कर रहे हो। The need of consent under pins the principle individual must opt in whenever data is collected and there must be clear privacy notices। आप जिस बंदे का डाटा ले रहे हो उसकी कंसेंट होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस चीज के लिए लिया जा रहा है डाटा, और क्या इसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, उसके लिए प्रॉपर नोटिस लिए जाएंगे। ह्यूज फाइन्स, द हायर ऑफ स्टर्लिंग 20 मिलियन और 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। पूरी दुनिया का जो टर्नओवर है उसका 4% या 20 मिलियन स्टर्लिंग ये फाइन्स हैं, आर इन फोर्स फॉर नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस क्या मतलब? जो ये इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, इन रूल्स के अगेंस्ट जाता है, तो इतना 20 मिलियन पाउंड या स्टर्लिंग जो आपकी करेंसी है यूके की, उसके अकॉर्डिंग इतना फाइन होता है। It is the responsibility of the individual to communicate any changes to the personal data held. It is important that the personal information is accurate and current। लाइक उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डाटा किसी को शेयर, आप जो पर्सन है उसका डाटा अगर कुछ चेंज होता है या कुछ भी होता है तो वो सेफ रखना, और अगर उसमें कुछ चेंज होता है वो बताए, एक्यूरेट डाटा दे, कुछ ऐसी चीज ना हो जिसके अंदर प्रॉब्लम आए। अब जैसे वो 2018 के एक्ट के मुताबिक बता रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर क्या क्या राइट्स हैं। You have the right to find out what information the government and other organizations stored about you. These include the right। आपका राइट क्या है? ये राइट्स किसके हैं? ये राइट है डाटा सब्जेक्ट के राइट। डाटा सब्जेक्ट कौन है? डाटा सब्जेक्ट वो पर्सन है जिसका डाटा लिया जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए। बी इन्फॉर्म अबाउट हाउ योर डाटा इज बीइंग यूज्ड। आपका डाटा कैसे यूज किया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेस पर्सनल डाटा, अगर आपका पर्सनल डाटा कहीं पे लिया जा रहा है तो उस तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप लोग देखें ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ऐप कोई डाउनलोड करते हैं, तो वो जैसे अलाउ का एक नोटिफिकेशन मांग रहे होते हैं कि आप इसके अंदर जैसे कोई कैमरा ऐप है तो उसके लिए भी आपकी पिक्चर्स की, या व्हाट्सएप है तो वो भी पूरी एक्सेस मांग रहे होते हैं, तो हम लोग खुद अलाउ करते हैं अपनी कंसेंट से, अपनी रजामंदी से। डाटा इरेज्ड हुआ है या नहीं, डाटा इनकरेक्ट है, अपडेट है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जिस बंदे का डाटा लिया जा रहा है। स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ योर डाटा। अगर किसी जगह पे आपको डाटा स्टॉप कराना है, प्रोसेस नहीं कराना, ये इंफॉर्मेशन आपका राइट है, आप इसके अगेंस्ट राइट ले सकते हो। डाटा पोर्टेबिलिटी, डाटा को स्टोर कहाँ पे किया जाए, डाटा किसके पास रखवाया जाए, ये सारी चीजें आपका राइट है। ऑब्जेक्ट टू हाउ योर डाटा इज प्रोसेस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसके अंदर
स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस हैं जिसके अंदर आपका डाटा यूज हो रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा डाटा हमारी मर्जी के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता अनलेस अनटिल आप F4 में पढ़ोगे कि लॉज होते हैं। लाइक अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस बन गया है, कोई मर्डर केस बन गया है, कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, कोर्ट ने अलाउ किया है अथॉरिटीज को कि आपका डाटा यूज किया जाए, जैसे अक्सर आप लोग ये चीज देखते हो फिल्म्स में, ड्रामाज में, कि क्या होता है अगर किसी पे केस होता है तो उसका डाटा कंपनी से डायरेक्टली पुलिस ले लेती है। ठीक है, पुलिस या आर्मी जो भी, उसका डाटा फिर लेना होता है। क्यों? क्योंकि वो लीगल बाय लॉ आता है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत होती है। अदरवाइज आप किसी का डाटा बगैर इजाजत यूज नहीं कर सकते, ये क्राइम है। और इस क्राइम के अगेंस्ट प्रॉपर पनिशमेंट फाइन्स है। अच्छा, डाटा सिक्योरिटी, डाटा की हिफाजत कैसे की जाए? डाटा सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि डाटा को सिक्योर रखना है। डाटा से रिलेटेड रिस्क हैं। रिस्क क्या है? रिस्क फिजिकल रिस्क भी हो सकता है, ह्यूमन रिस्क भी हो सकता है। हमने चैप्टर 4 के अंदर, टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे रिस्क पढ़े हैं। फिशिंग अटैक होता है, बहुत सारे मिडल मैन अटैक होता है, बहुत सारे डाटा के अटैक्स होते हैं। तो उनसे डाटा को बचाना है। बहुत सारे हजर्ड्स होते हैं। हजर्ड्स किस चीज को कहते हैं? रिस्क को कहते हैं। ठीक है, ये रिस्क होता है। तो अब रिस्क से आप कैसे बचा सकते हो? जो रिस्क से डाटा को आप बचाओगे दैट इज डाटा सिक्योरिटी। उसके लिए पहली बात वो बता रहा है कि कौन कौन से रिस्क इंक्लूड हैं। फिजिकल रिस्क, या तो फायर या फ्लड आ सकता है। पिछले चैप्टर में हमने अच्छे तरीके से डिटेल वाइज पढ़ा था कि अगर फायर या फ्लड आता है तो आपके पीसीज के बैकअप्स नहीं है, आपका डाटा सारा जाया हो सकता है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी है। ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन रिस्क हैकिंग का रिस्क, वायरस इन्फेक्शन का रिस्क, फ्रॉड का रिस्क। इंसानों का रिस्क यही होता है ना कि वो या तो कोई आपके डाटा के साथ फ्रॉड कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, किसी का डाटा मिस यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। जैसे इलिस्ट्रेशन 3 के अंदर वो बता रहा है कि 2018 का एक केस वो बता रहा है कि 2018 के अंदर क्या किया गया था। हैकर्स ने पर्सनल इंफॉर्मेशन की पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक कर ली थी, और बहुत सारे 43,000 ब्रिटिश एयरवेज के कस्टमर के जो स्टाफ थे उसके कार्ड की डिटेल निकाल ली थी, और वहां से बहुत ज्यादा फ्रॉड किए गए थे। अब जैसे वो कह रहा है दिस सिक्योरिटी फेल लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड फाइन। सारा सिग्निफिकेंट लॉस कंपनी को हुआ, और उस कस्टमर को लॉस हुआ, जो जिन्होंने जिनके कस्टमर्स के पैसे थे, सारा कुछ वो लॉस हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइन कितना आया? यूके गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिसर 20 मिलियन स्टर्लिंग, reduced from 183.4 million ड्यू टू कोविड पेंडेमिक कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से इन्होंने कम कर दिया। अदरवाइज फाइन इतना ज्यादा हुआ था, इतना उनको फाइन हुआ था, क्योंकि 2018 के अंदर इस तरह से कस्टमर की डेटा को लीक करके इंफॉर्मेशन लेके उनकी पेमेंट्स निकाली गई थी। अब वो कह रहा है कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 आप देखें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 के अंदर कह रहा है जैकोब हैज फाउंड दैट यूटिलिटी सप्लायर्स हैज सोल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम टू अ मार्केट रिसर्च कंपनी। इज दिस एन इशू ऑफ डाटा प्रोटेक्शन और डाटा सिक्योरिटी? आपने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि ये इशू डाटा प्रोटेक्शन का है या डाटा सिक्योरिटी का है। जैकब हैज फाउंड, जैकब को देखा गया है कि वो यूटिलिटी सप्लायर हैज सोल्ड, दैट अ यूटिलिटी सप्लायर हैज सोल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है एक मार्केट रिसर्च कंपनी को। तो इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन करने की जरूरत है या डाटा सिक्योरिटी करने की जरूरत है? ऑब्वियसली उसका डाटा जो आगे पीछे जा रहा है इसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन हमें करने की जरूरत है। मार्केट रिसर्च कंपनी जो है वो उसका डाटा कोई हैक वगैरह नहीं कर रही, तो इसके लिए हमें क्या करना है? डाटा प्रोटेक्ट करना है। दिस इज द मेन रिस्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा दे कंटेन इंक्लूड द फॉलोइंग। मेन रिस्क क्या क्या है? ये चीजें चैप्टर 4 की ही हैं। ऑलमोस्ट वही चीजें यहाँ पे भी रिवाइज हो रही हैं कि डाटा के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है फायर। मैंने पहले आपको बताया था कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि डेट मतलब किसी कंपनी के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई आग लगने का खतरा हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने फायर के जो
प्रोसीजर्स हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड फाइल करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो जो वायर है, अक्सर आप देखो ना कैसे ये खतरा आता है। अक्सर जो केबल्स वायर जो होती हैं उनके ऊपर वाली जो स्किन होती है वो उतरी भी हो कहीं पे, तो वो आपस में टकरा के शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इससे आपने पहले डॉक्यूमेंटेड फायर्स प्रोसीजर्स लगाने हैं, उसके अंदर कोई भी मसला ना आए, ऊपर कवर हो, सारी स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। फ्लड आ सकता है, फ्लड आने की कोई भी रीजन लाइक नेचुरली बारिश की वजह से हो सकता है, तो उसके लिए भी आपका डाटा सिक्योर होना चाहिए। टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कोई पावर फेलियर हो सकता है, लाइट का कोई इशू आ सकता है, टेररिस्ट एक्ट, कोई इन्वायरमेंटल हीट या ह्यूमिडिटी हो सकती है, डस्ट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी आ सकती है, जो ये गीलापन है जैसे डस्ट, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसकी वजह से आपका डाटा जाया हो सकता है। ये पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स फिजिकली डाटा कैसे कैसे डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए स्टाफ को ट्रेन करके रखो, प्रॉपर फायर एग्जिस्टेंशर्स लगाओ, स्मोक हीट डिटेक्टर्स लगाओ, ताकि जरा सा धुआं अभी निकलने लगा हो तो स्मोक स्मोक डिटेक्टर पहले ही अलार्म दे दे के कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फायर डोर्स लगाओ, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को ऐसी जगह पे रखो जहां पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हो, डस्ट कंट्रोल हो, प्रॉपर इफेक्टिव सिस्टम हो, ऐसा ना हो कि गंद हो। और वहां पे जैसे अक्सर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी एग्जांपल दी थी कि सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम जहाँ पे सारे के सारे पूरे जो कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल होता है एक जगह पे। अब उस जगह पे हीट हो, सिस्टम हीट अप हो जाते हैं, कभी कभी आग लगने का खतरा होता है, तो वहां पे एसी ज्यादा इंस्टॉल किए जाते हैं, ज्यादा एयर कंडीशनिंग रखी जाती है ताकि हीट को कंट्रोल किया जा सके। बैकअप जनरेटर्स हो। आप देखो, लेट से अगर कोई फॉर एग्जांपल एग्जाम दे रहा है, तो एग्जाम देते हुए ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बैकअप जनरेटर्स होते हैं। अगर लाइट पावर चली जाती है तो आपका एग्जाम बीच में खत्म, लाइक खत्म ना हो जाए या कुछ इशू ना बन जाए या टाइम आया ना हो, बैकअप जनरेटर्स होते हैं। जैसे ही लाइट ऑफ होती है दूसरी तरफ से जनरेटर ऑन हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी बेसिकली काउंटर मैयर्स हैं, आपने उनके लिए मैयर्स लगाई हुई हैं। ऑफ साइट फैसिलिटीज रखो, मतलब आप अन्य एक्स्ट्रा फैसिलिटीज रखनी है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को घर पे भी रखना है। लाइक इस तरह नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी जो आपका सिस्टम है वो सारा का सारा ऑफिस में हो, उसकी एक्स्ट्रा आपने ऑफ साइट फैसिलिटीज रखी हुई हो ताकि आप उस नीड को पूरा कर सको। कभी आपको डाटा जाया होने का खतरा है तो दूसरी तरफ भी आपका डाटा कहीं ना कहीं पे सेव हो। ऑफ साइड बैकअप कॉपीज होती हैं, जैसे हम लोग भी अपने मोबाइल से पिक्चर्स के लिए जीमेल में या कहीं पे भी कॉपीज बना के रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन डैमेज काज बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस। वो तो ह्यूमन डैमेजेस का मैंने आपको बताया कि जैसे हैकिंग वगैरह होता है, लोग हैक कर सकते हैं डाटा। ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस है, कोई बीच में अनऑथराइज्ड पर्सन घुस जाता है जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड चला जाए, वो क्या कर सकता है, आपके डाटा को यूज कर सकता है। अनऑथराइज्ड हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, अनऑथराइज्ड लोग वो होते हैं जिनको जिनको इजाजत नहीं होती उस डाटा को, या ऐसे ही कोई रैंडम पर्सन पर्सन है तो उसको डाटा तक एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखनी है कि कैसे कवर करनी है। या फिर वैंडलिज्म ना हो। वैंडलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज, मतलब कोई एक माइंडलेस एक्ट होता है, या कोई पर्सन ऐसे आपकी जो आपका जो डाटा होता है उसको लेना चाह रहा हो, डैमेज करना चाह रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी को इंटेंशनली करना चाह रहा हो, तो उसके लिए कोड्स आपने रखने हैं कंप्यूटर में। आपने कैमराज लगाने हैं, सिक्योरिटी आपने ये सीसीटीवी कैमराज लगाने हैं। आपने प्रॉपर हार्डवेयर को फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली हर तरह से सेफ रखना है। अगर आपके हार्डवेयर हैं तो वो लॉक होने चाहिए। आप देखो, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो ऑफिसेज होते हैं उनमें हमेशा नॉर्मली जब कोई एम्प्लॉय नहीं होता तो लॉक्स लगे हुए होते हैं। ये इसीलिए लगे हुए होते हैं ताकि कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, सारा कुछ लॉक में हो, सेफ्टी हो। ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम प्रोग्राम बग्स या यूजर ऑपरेशनल एरर आ सकता है, प्रोग्राम स्टॉप हो सकते हैं, या कोई प्रोग्राम के अंदर वायरस या कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम स्टॉप हो सकता है। तो उसके लिए भी आप प्रॉपर टेस्टिंग प्रोग्राम लगाओ
न्यू प्रोग्राम, अक्सर ऐसा होता है ना कि कंपनी के अंदर ना कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जब कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हो आप, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए या कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए भी ना कोई वायरस आ सकता है, तो उसकी वजह से भी आपके सिस्टम जो होते हैं वो स्लो, या सिस्टम के अंदर कुछ वायरसेस आ जाते हैं। तो पहले टेस्टिंग आप रखो, ऑपरेशनल प्रोसीजर स्टिक रखो, प्रॉपर स्टाफ को ट्रेनिंग दो। ऐसा ना हो कि स्टाफ कुछ भी आपका बैठ के आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंस्टॉल करता रहे। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कोई फाइल ऐसी डाउनलोड करते हो, या कोई किसी साइट से कोई चीज ऐसी डाउनलोड करते हो जिससे आपका सिस्टम प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो चीजें स्टाफ को ट्रेन करो कि आपने एक्स्ट्रा चीजें जो कि हमें जरूरत नहीं है, इरेलीवेंट चीजों को डाउनलोड नहीं करना। डाटा करप्ट हो सकता है, वायरसेस आ सकते हैं, लोग हैकर जो होते हैं वो वायरस डाल सकते हैं, फिशिंग अटैक और डिफरेंट अटैक हमने देखे थे वो आ सकते हैं। उसके लिए एंटी वायरसेस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। ये बेसिकली क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है, वायरस भी सॉफ्टवेयर है, एंटी वायरस एंड फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी वायरस है, सॉरी सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किए गए हैं, अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आता है तो उस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि पता चल सके एंटीवायरसेस, या उसको रिमूव करने के लिए ये लगे होते हैं, ताकि आपका फायरवॉल सॉफ्टवेयर है जैसे वो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस को डिटेक्ट कर लेगी और वायरस को नहीं काम करने देगी। पासवर्ड्स है, यूजर नंबर लिमिट्स होने चाहिए, हर एक को यूजर नहीं देना। ऑफ साइड बैकअप कॉपीज, वो वही बात कर ली। डाटा थेफ्ट का खतरा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्पॉन्ज, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई किसी की दुश्मनी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई आपकी पर्सनल आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। तो उसके लिए आपने प्रॉपर इंक्रिप्शन टेक्निक्स लगाओ, पासवर्ड्स, बार बार वो कह रहा है कि पासवर्ड्स लगाओ। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कम रखो, हर एक बंदे को फिजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं देनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके जो रूम्स जिनके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन डेस्क वगैरह है, यानी कि जिधर सिस्टम है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपने रखी हुई है, उधर से किसी को एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि वो कोई भी बंदा आके बैठ के सिस्टम यूज कर सके। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है, Raghu Limited holds data about many of its customers. It has recently set up a off-site backup of data to improve its data security. रघु लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने अपने बहुत सारे कस्टमर्स का डाटा रखा हुआ है, और अभी देखा जा रहा है कि वो ऑफ साइट बैकअप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है, विच पोटेंशियल डाटा सिक्योरिटी थ्रेट विल दिस मयर मोस्ट लाइकली रिड्यूस। वो, आपने इस वर्ड पे फोकस करना है, मोस्ट लाइकली, सबसे ज्यादा किस थ्रेट से बचने के लिए वो ये कर रहे हैं। हैकिंग से, डाटा थेफ्ट से, वायरस से। नो डाउट कि ये भी आपके प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट वो ऑफ साइड बैकअप कस्टमर का डाटा क्यों उसके लिए ऑफ साइड बैकअप बना रहे हैं, जो मोस्ट लाइकली मैयर रिड्यूस है ना, वो फायर या फ्लड हो सकता है, ठीक है। फायर या फ्लड, उससे बचने के लिए, क्योंकि ऑफ साइड जो होता है वो डाटा को, ऑफ साइड जो होता है वो सिर्फ हम एक्स्ट्रा डाटा यानी कि कॉपीज बना रहे होते हैं, उस उससे हम कोई हैकिंग या डाटा थेफ्ट इस वगैरह से नहीं बच सकते। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें ये खतरा है कि फायर या फ्लड आने की वजह से हमारा डाटा जाया ना हो जाए। ओके, चैप्टर खत्म हो गया है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 है, governments may create dash if an organization fails to comply with this, it will lead to prosecution, fines and even closure. What phrase best fit the gap? इस गैप के अंदर क्या आ सकता है कि गवर्नमेंट को क्या क्रिएट करने चाहिए। डायरेक्ट लेजिस्लेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है रूल्स को फुल फॉलो करने के लिए, तो उनके लिए कोई फाइन होना चाहिए, केस होना चाहिए, या उनको उनके ऊपर उनको क्लोजर देना चाहिए हर एक चीज। गवर्नमेंट पॉलिसी, या चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, नेशनल टारगेट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को क्रिएट क्या करना चाहिए, पॉलिसी। पॉलिसी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता तो उसके लिए आप लॉ बनाते हो, रूल बनाते हो, ठीक है। तो रूल किस में आता है, रूल डायरेक्ट लेजिस्लेशन में आता है। बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल होने चाहिए कि ये अगर कोई फॉलो नहीं करेगा उस पे इतना फाइन होगा, इतना ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा।
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 है, देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 के अंदर कह रहे हैं कि which of the following is one of the right of individual under typical data protection legislation? Which of the following is one of the rights? अब आपने यहाँ पे क्या रखना, इन सब में से क्या राइट्स हो सकते हैं जो डेटा प्रोटेक्शन है। अभी ऊपर पढ़े ना कि आपको क्या क्या राइट है, क्या क्या आपको राइट मिला हुआ है। इमीडिएट एक्सेस टू पर्सनल डाटा एट एनी टाइम, ये तो मैंने ऊपर पढ़ाया कि आपका जो पर्सनल डाटा है उस तक आपकी एक्सेस होना जरूरी है, कि आप कभी भी अपना एक्सेस ले सको। आप खुद देखो, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपका जो एसीसीए का पोर्टल है, अब एसीसीए का पोर्टल किसी भी टाइम दुनिया के किसी कोने में जहां पे नेट होता है, आप किसी भी टाइम ओपन करना चाहो वो खुल जाता है। दैट इज अ राइट, मतलब आपका राइट है वो कि आप वो डाटा खोल सकते हो, जो एक अच्छी चीज है। द राइट टू इरेज पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू एन एप्लीकेशन, आपके पास ये राइट है कि आप अपना डाटा इरेज कर सको? नहीं, ये कहीं पे हमने नहीं पढ़ा कि आप एप्लीकेशन के थ्रू डाटा को इरेज करो। नो, नो डिसीजन शुड बी टेकन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ऑन अ प्योरली ऑटोमेटेड बेसिस, ये तो कहीं पे मेरे ख्याल में हमने नहीं राइट पढ़ा कि कोई डिसीजन ऐसा ना हो। हम राइट की बात कर रहे हैं, राइट का मतलब ये है, नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि आपकी मर्जी के बगैर कोई डिसीजन ना लिया जा सके, बट राइट हमने बताना है कि राइट क्या है। राइट तो ये है ना कि आपके डाटा तक आपकी एक्सेस हो सके। द राइट टू प्रिवेंट डाटा बीइंग प्रोसेस्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ अदर्स, राइट तो हो सकता है कि आपके पास राइट हो कि आपका डाटा किसी और के प्रॉफिट के लिए यूज ना हो सके। लेकिन हमने जो लेजिस्लेशन रूल ऊपर पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने ये पढ़ा, इमीडिएट एक्सेस टू द डेटा एट एनी कॉस्ट। ओके, चैप्टर खत्म हो गया है। चलें।